हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आज जो एक क्लास सुबह हुई उसमें हमने सैम्पल पेपर नंबर 4 ओके। सैम्पल पेपर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए तक कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आगे पार्ट बी से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट बी। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि किसी बैंक में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। तो एक कोई बैंक है जिसमें मूलधन की वृद्धि जो है 5% वार्षिक दर से हो रही है। यस, तो मूलधन की वृद्धि मतलब ये क्या है, दी आपको, ये दिया गया आपको dp बाई dt। p क्या है आपका, p आपका मूलधन है। तो मूलधन की वृद्धि आपको कितनी दे रही है, 5% वार्षिक दर। 5% दर है किसकी, मल्टीप्लाई बाई p, मतलब मूलधन की वृद्धि जो है 5% की वार्षिक दर से हो रही है। ठीक है ना, ठीक है। और कह रहा है इसके आगे कि किसी बैंक में मूलधन की जो वृद्धि है 5% की वार्षिक दर से हो रही है, साथ ही साथ आपने इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। तो देखो भाई क्या सीन है, जिस समय t = 0 था आप पैसा लेके गए, समय स्टार्ट हुआ था, और t = 0 में आपने कितना पैसा जमा कराया, p बराबर 1000 रुपये आपने जमा करा दिया। ओके, p बराबर 1000 रुपये आपने जमा करा दिया है। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद में यह राशि कितनी हो जाएगी। आपको बताना है कि t = 10 वर्ष, 10 ईयर्स में ये पैसा कितना हो जाएगा, आपको ये बात बतानी है। और आपको दिया गया क्या संकेत दिया गया कि e की पावर 0.5 जो हुआ करता है वो है 1.648। ये आपको दिया गया है e की पावर 0.5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपके पास जानकारी क्या दी गई है कि जो मूलधन पर जो ब्याज लग रहा है वो 5% की दर से लग रहा है। किसके दर से, 5%, मतलब कि p का 5%, p का 5% वार्षिक मिल रहा आपको, मतलब आपको जो सालाना ब्याज मिलेगा वो p का 5% मिलेगा। तो लिखा लीजिए कि dp बाई dt समय के साथ जो ब्याज लग रहा है वो कितना है, देखिए p × 5/100। तो कितना हो गया अपने पास में, dp बाई dt = p/20। ठीक है ना, dp बाई dt = p/20। ये आपका लग गया ब्याज dp बाई dt। ठीक है ना, इसको नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या कह रहा आगे, कह रहा है इतना, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है कि किसी में बैंक में इतना ब्याज लग रहा है, और ये वाला पार्ट भी किसका है, क्वेश्चन का है। ठीक है ना, और ये आपको हिंट दी गई है, कुछ यूज़ करोगे, मतलब ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। अब आगे आ जाओ, देखो dp बाई dt, dp/p कर लो और dt के नीचे अपॉन कितना कर लो, 20, और इंटीग्रेट कर दो आप, तो आपको p का फलन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको p का फलन मिल गया, log of p = t बाई 20 और प्लस में कितना, c। log of p = t बाई 20 प्लस में c हो गया है। इसको आप, ये आपका मेन इक्वेशन है, इसको भी संभाल करके रखिए। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जिस समय आपके पास में समय 0 है उस समय p आपका कितना है, 1000 रुपये है। तो यदि यहाँ पर t = 0 पुट कर दोगे, ओके, तो t = 0 पर p आपके पास में कितना है, 1000 रुपये। तो यदि पुट कर दो तो log of 1000 = t का मान कितना, 0/20 प्लस c। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया, c आ गया log 1000 आ गया। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, log 1000। c की वैल्यू उठा करके आप वापस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास में इसका विशेष हल आ जाएगा। ओके, तो विशेष हल आएगा तभी हम 10 वर्ष में वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, log of p = t/20 प्लस क्या है, log of 1000 है, ये c की वैल्यू आ चुकी है। चलिए, तो log of p माइनस log of 1000 = t/20, ये कितना हो गया, देखिए log a माइनस log b = log a/b हो गया। ये
log ऑफ p बटे 1000 इक्वल टू t बाई 20। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से आपको कब निकालनी है वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है 10 साल पर आपको पैसा निकालना कि 10 साल में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से log का फलन है ये, log को हटाओगे तो p अपॉन 1000, जब log हटता है मतलब एंटी लॉग लेना पड़ता है, प्रति लघु गुणक बोलते हैं जिसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर t अपॉन 20, e की पावर t अपॉन 20। इसको लिख सकते हो p इक्वल टू 1000 इंटू ई की पावर t बाई 20। ओके, अब देखिए आपको p कब निकालना है, 10 वर्ष में, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू 10 रख दीजिए। तो t की वैल्यू 10 रखने पर p कब, t इक्वल टू 10 वर्ष पे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू ई की पावर ऊपर 10 है और नीचे कितना है, 20 है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। ओके, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो p का मान कब निकालना है, t इक्वल टू 10 वर्ष पे निकालना है। कैसे निकलेगा, 1000 आया है, ओके, इंटू ई की पावर t बाई 20, t की वैल्यू कितनी है, 10 बटे कितना, 20, तो ये कितना आ गया, 1000 ई की पावर 1/2। ओके, ई की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू ई की पावर 0.5, और ये देखिए ई की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी दी है, 1.648। तो आंसर 1000 इंटू 1.648। ओके, इसका डेसिमल ब्रेक कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो आंसर 1448 रुपये। मतलब 10वें साल के बाद जो आपका मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10वें साल के बाद आपको जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 1648 रुपये। सो टोटल आपके पास जो प्रिंसिपल आएगा आफ्टर द 10 ईयर इक्वल टू कितना होगा, 1648 रुपये। तो करना क्या था, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको दिया गया था कि जो दर है मूलधन में बदलाव का दर वो है 5%। ओके, मूलधन का 5%। यहाँ से आपने एक अवकल समीकरण बना लिया। अवकल समीकरण में आपने t का मान 0 रखा, क्योंकि जिस समय आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था उस समय कितना था, समय 0, और समय 0 पर आपका मूलधन कितना था, p था। p कितना दिया गया था आपका, 1000। तो समय 0 पर मूलधन 1000 रख करके आपने c का मान निकाल लिया। c का मान वापस उठा करके इस समीकरण में आपने पुट कर दिया, तो आपके पास में ये बन गया आपका निश्चित समीकरण, विशेष समीकरण। अब बस आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने इसको थोड़ा सा हल कर लिया, लॉग वाले का पार्ट को इधर ले आए, ई की फॉर्म में क्वेश्चन को ले गए, और फिर पी आपने टी इक्वल टू 10 रख दिया। तो 10 साल पर जो आपका मूलधन प्राप्त हुआ है 1648 रुपये प्राप्त हो गया है। सो दिस इज डन, इस तरीके से आपने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये रेखिक प्रोग्रामन का है। मैं इसको आपको इवनिंग क्लास जो लेता हूँ मैं उसमें करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्राफ वगैरह की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस नहीं हूँ, तो इसको मैं इवनिंग क्लास में आपको कराऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मैं पहले पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासे को कितने बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है। आपको क्या निकालना है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। ओके, प्रोबेबिलिटी कम से कम क्या है, एक बार विषम संख्या, कम से कम एक बार विषम संख्या लाने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, कम से कम एक बार विषम संख्या लाने की प्रायिकता क्या होगी। आइए इसको हल करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, आप पासे को 3 बार उछाल रहे हो और कम से कम एक बार विषम संख्या आपको लेकर के आना है। तो सबसे पहले आपके पास जो एक पासा है, पासे पर, ओके, एक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, सम अंक। तो सम अंक कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो पासे पर जो सम अंक होते हैं वो होते हैं 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो एक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/6।
अर्थात 1/2, ठीक है ना। और विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। पॉइंट क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो विषम अंक आने की प्रायिकता भी 3/6 मतलब 1/2, ये हो गया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो कम से कम एक बार, पासे को आपने उछाला कितने बार है, 3 बार है, 3 बार उछाला है, ओके। एक और आपको कह रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या आए, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ओके। कम से कम एक बार, 3 बार उछाले हो, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो P कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। तो देखो भैया, कम से कम एक बार विषम संख्या का आना, तो इसको कैसे समझ सकते हो आप, कम से कम एक बार विषम संख्या के आने की प्रायिकता इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस प्रत्येक बार सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। अगर आप एक में से हर बार सम संख्या के आने के केसेस को माइनस कर दोगे तो कम से कम एक बार विषम संख्या के आने का केस सॉल्व हो जाएगा, है ना। कम से कम एक बार विषम संख्या के आना इक्वल टू एक में से प्रत्येक बार सम संख्या के आने के केसेस को माइनस कर दो। अगर हर बार सम आने को हटा दोगे तो जो केसेस बनेंगे ना वो कम से कम एक बार विषम संख्या आने के ही केस बनेंगे। तो देखिए कैसे हल करूंगा मैं इसको, 1 माइनस प्रत्येक बार सम संख्या का आना। अब मान लो पहले बार में भी सम आ गया, दूसरे बार में भी सम आ गया, तीसरे बार में भी सम आ गया, है ना। तो पहले बार में भी क्या आ गया, पहली बार पासा फेंका सम आ गया, इनटू दूसरी बार पासा फेंका उसमें भी सम आ गया, इनटू तीसरी बार पासा फेंका उसमें भी क्या आ गया, सम आ गया। तो आपको यहां पर लिखना है 1 माइनस प्रत्येक बार सम आया है, तीनों बार सम आया है तभी। तो देखिए पहले बार में सम आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, दूसरे बार में कितनी है, 1/2, तीसरे बार में कितनी है, 1/2। सो इट विल बी 1 माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू कितना, 7/8। तो ये होगी कम से कम एक बार विषम संख्या के आने की प्रायिकता। कैसे निकलेंगे, 1 माइनस प्रत्येक बार सम आने की प्रायिकता। तो पहले में भी क्या आपका आ जाएगा, सम आ जाएगा, दूसरे में भी सम आ जाएगा, तीसरे में भी सम आ जाएगा। और क्योंकि ये जो प्रायिकताएं हैं ये कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको पता है पहले में भी ए, बी और सी, मतलब आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या रूल लगता है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो बस ये जो रूल लगा है इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ओके। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो पहले में भी सम, दूसरे में भी सम, तीसरे में भी सम। तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 कर दिया मल्टीप्लाई करके, आंसर 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8 आ चुका है। नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर बी क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P ऑफ A इक्वल टू, एक घटना A है उसकी प्रायिकता 6/11 है, पी बी यानी घटना B की प्रायिकता 5/11 है, पी ए यूनियन B बराबर 7/11 है, तो पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, आपके सामने क्या दिया है, पी ए इक्वल टू 5/11, ओके। देन इसके बाद आपको दिया है पी बी इक्वल टू आपको दिया गया कितना, पी बी दिया गया आपको, सॉरी ये 6/11 दिया है, पी ए आपको दिया है 6/11, ओके। पी बी आपको दिया गया है 5/11 और पी ए यूनियन बी इक्वल टू आपको दिया है 7/11। तो आपसे पूछा गया है कि पी ए बाई बी यानी बी के ऊपर ए के होने की, घटना ए के होने की प्रायिकता क्या है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको देखो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पी ए यूनियन बी का। तो पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी,
ये फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी आपको कितना दिया है 7/11, ये इक्वल में पी ए आपको कितना दिया है 6/11 एंड पी बी आपको कितना दिया गया 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आइए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 5 + 6 कितना हो गया 11/11 और ये माइनस कितना चला जाएगा 7/11। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 एलसीएम आएगा और 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4/11। ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी ए कंडीशनल बी, जो कि बहुत ही ईजी है। पी ए कंडीशनल भी मैंने आपको पढ़ा रखा, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हुआ करता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है 4/11 और पी बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास में देखिए 5/11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इक्वल्स टू कितना हो गया 4/5। तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए कितना होगा 4/5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर होगा 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन सारणिक के गुणधर्म से है, जो कि मैंने आपको करा रखा है। पहला पार्ट तो मैंने आपको करा रखा है, दूसरे पार्ट में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, तो इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। आपको क्या कहा गया, एक आपके सामने डिटर्मिनेंट दिया गया है। डिटर्मिनेंट है a - b - c और यहाँ पे है 2a और यहाँ भी है 2a। ओके, देन इधर पे कितना 2b है, इधर पे कितना है 2c है, यहाँ पे है b - c - a और यहाँ पे है 2c और इधर पे है 2b और इधर पे कितना है c - a - b। और आपको प्रूफ करके लेके आना है कि प्रूफ करो कि दिस इक्वल्स टू a + b + c का होल क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। आ जाओ भाई सॉल्व कर दें इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ऑपरेशन लगाना है, देखो अगर आप r1 + r2 + r3 कर दो तो आपका a + b + c मिल रहा है आपको। तो मैं यही करूँगा, मैं क्या करूँगा r1 टेंस टू r1 + r2 + r3 ये करता हूँ। देखिए तो मेरे पास a - b - c में +2b जुड़ेगा तो +b हो जाएगा और +2c ऐड होगा तो क्या हो जाएगा +c हो जाएगा। तो a प्लस ये क्या मिल गया मेरे को a + b + c। यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा मेरे को, ये भी मिल जाएगा a + b + c और यहाँ भी क्या मिल जाएगा मेरे को a + b + c मिल जाएगा। ठीक है ना, ये है 2b, ये है b - c - a और ये है मेरे पास कितना 2b, ये मेरे पास कितना है ये है 2c, ये है 2c और ये है कितना c - a - b। अब देखिए यहाँ से मैं a + b + c कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि ये सॉल्व ही तो कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं a + b + c मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो मेरे पास ये कितना बच गया, ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है और ये भी 1 हो चुका है। ये है 2b, ये है b - c - a और ये है 2b और ये है मेरे पास 2c, ये है 2c और ये है c - a - b। दैट्स इट। अब देखिए आपको इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे। देखो भाई इसको कैसे हल करोगे आप, आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, है ना, इसको डिफरेंस करना पड़ेगा, 2 0 बनाना पड़ेगा मतलब। तो आप एक काम करिए, आपको c2 टेंस टू c2 - c1 और c3 टेंस टू c3 - c1 आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं लगाता हूँ, देखिए क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, c2 टेंस टू, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। ओके, अब देखिए क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, अब मैं लिखूँगा अप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, अप्लाई c2 टेंस टू c2 - c1 एंड c3 टेंस टू c3 - c1। ये मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या है मेरे पास, देखिए a + b + c तो बैठे ही हुआ है और जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो 1 2b 2c बिल्कुल ठीक है, 1 है 2b है 2c है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है 2b है 2c है। ओके, देन इसके बाद क्या आ जाएगा c2 टेंस टू c2 - c1। तो 1 - 1 कितना बन गया यहाँ पे 0 बन गया, b - c - a - 2b। ओके, देखो b
b माइनस सी माइनस ए, और माइनस का कितना है 2b है, तो b माइनस सी माइनस ए में से 2b चला जाएगा, तो कितना बनेगा देखो यहाँ से ये बन जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप करके देख लो, तीनों माइनस में आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन इसके बाद देखिए C3 माइनस C1, तो 1 ये है अपने पास में और ये है 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, फिर 2b में से 2b गया तो ये भी कितना हो गया 0, और c माइनस ए माइनस बी से में 2c गया तो कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास में 0 हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में 0 हो गया, और ये बन गया माइनस का a प्लस बी प्लस सी। चलो ये भी हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, किसके रिस्पेक्ट में खोल दो इसको, कॉलम नहीं रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको खोल दो। ओके, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 मतलब पंक्ति 1 रो 1 सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई, देखो R1 में केवल 1 ही है तो इंटू 1 आएगा, और 1 के रिस्पेक्ट में प्रसार होगा तो देखिए ये इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो ये 2 पावर हैं और ये 1 पावर है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ओके, और हमको यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। इसको आराम से देखो, आराम से करो, समझ करके करो, इंपॉर्टेंट है। ओके डन, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत बढ़िया से। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 21, 20 का पहला पार्ट हो चुका, 20 का दूसरा पार्ट भी बता दिया, और उसके बाद 21 करना है, सॉरी 20 हुआ था ना अभी, तो अब करना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट में लिख रहा हूँ, आपके सामने एक फंक्शन यानी कि फलन दिया गया है, यू हैव अ फंक्शन, और फंक्शन देखिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया है x प्लस 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू भी 1 है, इक्वल टू 1। ओके, एंड x स्क्वायर प्लस 1, कब, जब x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1। तो कह रहा है कि आपको fx की x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी यानी कि सांतत्य चेक करना है। ओके, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी यानी कि सांतत्य पता लगाइए। ओके, सांतत्य की जांच कीजिए। चलो भाई साहब, तो हमको सांतत्य की जांच करना है, तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, हमको पता किस बिंदु पर करना है, x इक्वल टू 1 पर। अब x इक्वल टू 1 के आगे फंक्शन अलग है, x इक्वल टू 1 के पीछे फंक्शन अलग है, और x इक्वल टू 1 पर भी कुछ ना कुछ दिया गया है। तो सांतत्य पता लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं, फलन पर मान, दाईं सीमा बाईं सीमा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं फलन पर मान निकालता हूं, तो fx है ना एट x इक्वल टू 1, यानी कि f1 का मान। तो देखिए f1 का मान कौन देगा, ये इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये देगा f1 का मान। तो fx अपने पास में कितना है, ये हमारे पास में fx इक्वल टू कितना है, x प्लस 1, क्या है x प्लस 1। तो हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 पर। तो f1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 प्लस 1, यानी कि f1 का मान 2 आ गया। तो बिंदु 1 पर जो फलन का मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ओके, 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है फलन पर मान, एक होती है दाईं सीमा, एक होती है बाईं सीमा। अब हम निकालते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा को हम क्या बोलते हैं, f ऑफ a प्लस h, और a की जगह फिलहाल कौन खेल रहा है, 1 खेल रहा है, मतलब 1 के आगे हमको फलन का मान निकालना है, ठीक है ना। तो f ऑफ a1 प्लस h, तो इसका क्या होता है सूत्र, लिमिट h, हाँ लिमिट, ओके, f ऑफ a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये होता है दाईं सीमा का फॉर्मूला, ठीक है ना। कैसे निकलेगी देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच किस में रखोगे, इसी में रखोगे, क्योंकि 1 से बड़ा तो यही है, तो x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस एच,
और 1 की जगह 1 रख दो, तो x की जगह 1 प्लस एच और 1 की जगह 1 रख दिया, तो कितना हो गया ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच मतलब कितना हो गया 2 प्लस एच, और h का मान 0 पुट कर दो, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। मतलब यहाँ पर आपके पास दाईं सीमा, जिसको अपन लोग राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट कितना आ चुका आपका 2 आ चुका है। फलन का मान भी कितना आया था 2 आया है। दाईं सीमा भी कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। ओके, दाईं सीमा भी आपके पास कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। यस, अब देखिए अब हमको निकालनी है बाईं सीमा, तो अब हम बाईं सीमा के पीछे पड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि बाईं सीमा क्या होती है। ओके, तो बाईं सीमा क्या होती है f ऑफ a माइनस एच, है ना। a की जगह यहाँ पर हमको किस बिंदु पर निकालनी है 1 पर, तो 1 माइनस एच होगी, f ऑफ 1 माइनस एच। कैसे हल करते हैं देखिए, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन कौन सा उठाएंगे 1 से कम, तो 1 से कम ये वाला फलन है और ये फंक्शन उठेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1। पिछले बार कौन सा था, पिछले बार फलन था लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस 1 था पिछले बार। ओके, x प्लस 1, बट इस बार क्या है फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। यस, ओके, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि आप इसको हल करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2h है, और ये क्या है प्लस का 1 हो गया है। ओके, चलिए h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 1 प्लस ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, और प्लस का 1 तो मतलब कितना आ गया 2 आ चुका है। मतलब यहाँ पर देखिए f ऑफ 1 प्लस एच, जिसको हम क्या कहेंगे 1 पर दाईं सीमा। ओके, 1 पर, एक मिनट, 1 माइनस एच है ये, 1 प्लस एच नहीं 1 माइनस एच है। ओके, तो देखिए 1 माइनस एच का मान कितना आ गया 2 आ गया है। ओके, 1 प्लस एच का मान कितना आया था हमारे पास 1 प्लस एच, इसी को आर एच एल जो आया था ये एक्चुअली 1 प्लस एच ही था, इक्वल टू कितना 2, तो 1 प्लस एच यानी 1 के दाएं पर मान आ गया है 2, 1 पर आ गया है 2, और 1 के बाएं भी जो मान आ चुका है 2 आ चुका है। अतः x इक्वल टू 1 पर सीमा का अस्तित्व होगा। ओके, लिख सकते हैं आप, चूंकि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, ऐसा लिखिए f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एच। अतः x इक्वल टू 1 पर सीमा का फलन सातत्य है। फलन क्या है दिया गया, फलन सातत्य है, क्योंकि तीनों जो हैं अपने पास तीनों वैल्यूज जो हैं बराबर आ रही हैं। अतः दिया गया फलन जो है x इक्वल टू 1 पर जो फलन है ये क्या है आपका सतत है। चलिए, तो रिमेनिंग पार्ट थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।